Hello, students. Today we will start another topic that is artificial respiration and resuscitation method. So let's get started. Okay, so in the very first, we will start with the introduction part, that is introduction of artificial respiration. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है. A method which allow the air to move in and out of the lungs in case of inadequate or ceased natural breathing is termed as artificial respiration. ठीक है. जैसे कि आपको डेफिनेशन से पता चल रहा है कि जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है वो क्या होता है. जब कभी भी हमारे लंग्स जो होते हैं वो इनएडिक्वेट कंडीशन होती है, या हम कह सकते हैं कोई ऐसी जिसमें हमारा जो नेचुरल ब्रीथिंग है वो सीज्ड हो जाए या वो स्टॉप हो जाए किसी भी सर्टेन कंडीशंस में, सर्टेन सिचुएशंस में. हम पर्टिकुलर हम क्या है, हम प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हैं. ठीक है. हम प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे हैं, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहे हैं. तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये कंडीशंस बहुत सीवियर हो गई या बहुत ज़्यादा देर के लिए हो गई, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी पर्सन की क्या होगी, एट द स्पॉट क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी. तो उन सारी चीज़ों से, उन सारे सर्कमस्टांसेस से बचने के लिए क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को यूज़ करते हैं. ऐसे लोगों में या ऐसे जितने भी पर्सन्स हैं जिनका रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम अचानक से किसी कंडीशन की वजह से ख़राब हो जाता है या किसी डिज़ीज़ की वजह से ख़राब हो जाता है, तो इन सारी कंडीशंस में, इन सारी सिचुएशंस में हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन को इस्तेमाल करते हैं. तो उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. When the lungs stop functioning or sudden stoppage of breathing. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हमारा लंग्स क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा फंक्शनिंग को. अब वो फंक्शनिंग स्टॉप किसी भी वजह से हो सकती है. किसी सीवियर कंडीशन यानी कि सीवियर कोई डिजीज़ है उसकी वजह से हो सकती है, किसी एक्सीडेंटल मतलब कोई एक्सीडेंटल कंडीशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से हमें प्रॉपर सांस उस वक्त नहीं आ पा रही है. तो ऐसी कंडीशंस में जब हमारी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है, तो इस कंडीशन में हमें सांस लेने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल क्या होता है, सबसे ज़्यादा सुटेबल्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस होते हैं. ठीक है. नाउ इट कैन बी ब्रॉड बाय एन आर्टिफिशियल लंग, अ पल्मोटर और एनी अदर मैकेनिकल रेस्पिरेटर. ये सारी चीज़ें हम किस तरीके से करते हैं, किसी भी आर्टिफिशियल लंग से कर सकते हैं, पल्मोटर से कर सकते हैं, और कोई भी मैकेनिकल रेस्पिरेटर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ एनी एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनल हेल्प, द रेस्क्यूअर इन इमरजेंसी सिचुएशंस कैरी आउट द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बाय माउथ टू माउथ और माउथ टू नोज मेथड. ठीक है. अब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे भी किसी पब्लिक प्लेस पे हैं और आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा छोटा-सा बच्चा है जिसका जो हम बोल सकते हैं किसी एक्सीडेंटल कंडीशन में या किसी भी वजह से उसको प्रॉपर साँस नहीं आ रही है, और अब क्या है कि उसके पास वक़्त बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, आपको सोचने के लिए टाइम आपके पास बहुत कम है कि आप इमरजेंसीज़ को या किसी को कॉल करें या हॉस्पिटैलिटी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो सके. तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर जो होता है वो हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल माउथ टू माउथ और माउथ टू नोज मेथड. ठीक है. तो ये माउथ टू माउथ और माउथ टू नोज मेथड जो है वो भी किसके अंदर आ रहा है, वो हमारे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के अंदर आ रहा है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज कॉजेज एंड टाइप्स. तो एक एक करके हम कारण पढ़ते हैं, इनके कॉजेज पढ़ते हैं कि हमें हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की कब कब ज़रूरत पड़ती है, तो कौन कौन से कारण इसके पीछे होते हैं. चलिए एक एक करके पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है ड्राउनिंग यानी कि पानी में डूबना, इलेक्ट्रोकॉशन इलेक्ट्रिक शॉक, एनेस्थीसिया, पॉइजनिंग एंड ड्रग्स. ड्रग्स की ओवरडोज ड्रग्स की ओवरडोज भी कहीं न कहीं कॉज़ बनती है. हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बैडली अफ़ेक्ट करती है. तो ये सारे कारण होते हैं. नाउ अब हम पढ़ते हैं टाइप्स में. तो टाइप्स में सबसे पहले आता है मैनुअल एंड देन आता है मैकेनिकल. तो एक-एक करके चलिए इन्हें नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैनुअल मेथड्स को. तो मैनुअल मेथड में सबसे पहले हमारे पास आता है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. तो चलिए पढ़ते हैं कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन क्या होता है. This method achieves pulmonary ventilation through manual insufflation of the lungs by the rescuer blowing into the patient lungs. तो जैसे कि आपने
जो आपकी डेफिनेशन है इसमें आप देख ही सकते हैं कि इसमें क्या होता है, जो रेस्क्यूअर होता है वो उस पेशेंट में क्या करता है, उसकी जो लंग्स हैं उसमें एयर को मैन्युअली क्या कर रहा है, इंसफलेट कर रहा है ब्लोइंग के थ्रू, ठीक है? तो ताकि उसका जो उसका लंग्स है वो प्रॉपर पूरी तरीके से फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दे। तो इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए, समझने के लिए चलिए हम डायग्राम्स को देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग को डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, इसमें रेस्क्यूअर क्या कर रहा है, रेस्क्यूअर पेशेंट के लंग्स में एयर को ब्लो कर रहा है। तो ये हमारा सबसे पहले मेथड होता है मैनुअल मेथड, जिसको हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव माउथ टू नोज मेथड। तो इसको चलिए पढ़ते हैं कि माउथ टू नोज मेथड क्या है। If casualty in a state of spasm or convulsion and his mouth cannot be opened or if he has no teeth, तो माउथ टू नोज मेथड किस कब हम ये कब यूज करते हैं, जब कभी भी कोई पेशेंट है उसको कोई फिट्स पड़ा है, कन्वर्जन है या किसी तरीके का इलेक्ट्रिक शॉक लगा है या वो काफी ओल्ड एज का है और उसके टीथ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको माउथ टू नोज मेथड के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके जो फेस है, उसका जो हेड है उसको एक्सटेंड किया जाता है और रेस्क्यूअर क्या करता है, अपने लिप्स को जो भी पेशेंट है उसके नोज पर रखता है और क्या करता है कि अपनी जो एयर है, ठीक है, जो उसके लंग्स में फिल है, वो क्या करेगा, बहुत ही प्रॉपरली, हम कह सकते हैं प्रॉपरली उसकी नोज में ब्लो करेगा, जिससे क्या होगा कि नोज के थ्रू क्या होगा, उसका जो लंग्स है उसके अंदर एयर जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है? तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम माउथ टू नोज मेथड को यूज करते हैं और हम किसी भी पेशेंट की इसी तरीके से उसकी जान बचा सकते हैं। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए डायग्राम्स को हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो रेस्क्यूअर है वो क्या कर रहा है, बाय माउथ टू नोज मेथड पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, नेक्स्ट हमारा मेथड है आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, यानी कि हॉलगर निल्सन मेथड। आप लोग को डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा कि इस मेथड को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं कि ये किस तरीके का मेथड है और हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि आपको डायग्राम ए में दिखाई दे रहा होगा, इसमें पेशेंट को क्या कर रहे हैं, रेस्क्यूअर उसको डाउनवर्डली जो है वो लिटाता है। देन क्या करते हैं, बी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसके बैक को थोड़ा-सा क्या करा जाता है, प्रेस किया जाता है। नाउ सी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसके हैंड को वो क्या कर रहा है, थोड़ा-सा अपवर्डली क्या करता है, पुल करता है अपनी तरफ। नाउ डी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि बैक फिर से वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है उसकी बैक को वापस से। तो ये जो मेथड है जिसको बार-बार कर इसको इसी को बार-बार रिपीट करने से क्या होता है कि जो उसका लंग्स होता है उसमें जो एयर है या हम कह सकते हैं कोई भी ऑब्स्टिकल्स है वो क्या होता है उसके हमारे जो हमारा जो विंड पाइप है उससे क्या कर जाएगा, उससे वहाँ से वो निकल जाएगा। तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी जिसकी वज़ह से हमारा एयर जो है वो प्रॉपर्ली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जा रहा है, वो क्या करेगा, वो वापस से उसमें जो हमारा लंग्स है उसमें एयर का जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो मेथड होता है, इस तरीके से इसको करने से क्या होता है कि जो भी पेशेंट है, उसके अंदर हम इसी तरीके से एयर को, ऑक्सीजन को फिल करते हैं और रेस्क्यूअर जो होता है उस पेशेंट की इस तरीके से, इस मेथड की वजह से जो है वो उसको हम सेफली उसकी जान बचा सकते हैं। तो ये मेथड भी हमारा मैनुअल मेथड के ही अंदर आता है। आई होप कि आपको इस डायग्राम से इस मेथड के बारे में समझ आया होगा कि ये किस तरीके से होता है और हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट मेथड है आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर मेथड, जिसको हम सेल्वेस्टर्स मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको कि ये क्या है। इन दिस मेथड द सब्जेक्ट इज लेड ऑन बैक, माउथ अप और टू साइड, forearm are folded or chest by applying pressure, arm unfolded and extended over the subject's head,
आइदर पार्शियली और कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। तो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि जो रेस्क्यूअर्स हैं वो किस तरीके से इस पेशेंट की जान बचा रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा पेशेंट है उसको पहले तो हम अपवर्डली जो है वो उसको लिटाते हैं और उसके शोल्डर्स के पास कुछ भी कुशन वगैरह हम उसको यूज़ करते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली बिल्कुल उसकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट हो जाए। और उसके बाद क्या किया जाता है कि जो उसके हाथ हैं, उनके हाथों को क्या करते हैं, जो पेशेंट के हाथ है उसको बैक फोल्ड करके इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसे कि डायग्राम में दिखाया जा रहा है, उसको फोल्ड करके देन वापस से अनफोल्ड किया जाता है और अप जो थोड़ा-सा ऊपर की तरफ हम कह रहे हैं उसको पुल करते हैं। ठीक है? तो ये इसी जो आप देख रहे हैं इस पोज़ीशन को बार-बार करने से, ठीक है? इसी को बार-बार जो है करने से जो हमारा लंग्स है, ठीक है? उस पेशेंट के लंग्स में क्या करते हैं, एयर को फिल किया जाता है उसके जो थोड़ा-सा माउथ है उसको हल्का-सा ओपन करके। तो ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम से आपको ईज़िली समझ आ रहा होगा कि आर्म लिफ्ट चेस्ट प्रेशर मेथड किस तरीके का मेथड है और हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज़ प्रोन प्रेशर मेथड, जिसको हम स्कैफर्स मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। इन दिस मेथड सब्जेक्ट इज लेड ऑन द belly, head on hand, mouth to side, and by manual pressure is applied by the rescuer to the lumbar back। आपको डायग्राम में जैसे कि दिखाई दे रहा होगा कि पेशेंट को क्या कर रहे हैं हम, उसको साइड वाइज यानी उसके हम स्टमक के साइड यानी कि बेली की साइड उसको हम लेटाते हैं और उसके जो हाथ हैं उसको फोल्ड करके उसके हेड उसके ऊपर कर देते हैं। देन उसके बाद क्या किया जाता है, माउथ टू साइड बाय द मैनुअल प्रेशर, उसके जो बैक है जिस तरीके से इसमें रेस्क्यूअर दिखा रहा है, वो क्या करता है उसको पुल करता है और पुश करने की कोशिश करता है, ठीक है? तो इस तरीके से अपने जो रेस्क्यूअर है वो अपने नीज़ को फ़ोल्ड करके और पूरी प्रेशर के साथ में क्या करता है उसके बैक को पुश करता है। इस तरीके से करने से जो लंग्स होते हैं उस लंग्स में क्या करते हैं, एयर को फ़िल्ड किया जाता है मैनुअली। तो ये मेथड जो होता है इसको हम प्रोन प्रेशर मेथड कहते हैं। आपको ईज़िली ये डायग्राम से समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। Okay, another method we have that is tilting or eaves rocking method। तो इसमें क्या होता है कि in this method the subject is laid on rocked alternatively at 45 degree in a head down position and at 45 degree in feet down position। जैसे कि आपको डायग्राम में ही दिखाई दे रहा होगा, इसमें रेस्क्यूअर क्या कर रहा है कि रॉक्स के ऊपर एक देखिए इसमें जो एक हम बोल सकते हैं कि लकड़ी जो होती है उसके ऊपर उस पेशेंट को लिटाकर उसके हाथ पैरों को इस तरीके से टाई अप किया जाता है और 45 एंगल पे हेड डाउन पोजीशन में एंड देन फीट डाउन पोजीशन में उसको इस तरीके से पोजीशन किया जाता है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं टिल्टिंग और ईव्स रॉकिंग मेथड। ओके, तो अभी हमने मैनुअल मेथड्स ऑफ रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ा, उनकी पिक्चर्स देखी और इनको और ज़्यादा डीपली समझने के लिए यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को देखिए और आपको इजीली समझ आ जाएगा कि जितने भी मैनुअल मेथड्स हैं वो किस तरीके से उनकी फंक्शनिंग क्या होती है और वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो यहाँ हम वीडियो को देखते हैं और ईजिली इनको समझने की कोशिश करते हैं। Lay the victim on his back. Place a cloth under his shoulders. Ensure that his head is thrown well back. Lift the victim's head back so that the chin points straight upwards. Hold the victim's nose shut with the thumb and forefinger. Make airtight contact by taking a deep breath and place your mouth over the victim's mouth. If you want to avoid direct contact, place a porous cloth between your mouth and the victim's mouth. For an infant, place your mouth over its mouth and nose. Blow into the victim's mouth gently in case of an infant until his chest rises. Remove your mouth and release the hold on the nose to let him exhale. Turn your head to hear the rush out of air.
The first 8 to 10 breaths should be as rapid as the victim responds. Thereafter, the rate could be slowed down to about 12 times a minute or 20 times for an infant. Lay the victim down his face. See that his arms are folded with the palms one over the other. The head shall rest on his cheek over the palms. Kneel on one or both knees near the victim's hand. Place your hands on the victim's back beyond the line of the armpits. Your fingers shall spread outwards and downwards. Thumbs shall just be touching each other. Gently move forward, keeping the arms straight until they are nearly vertical. And steadily press the victim's back to force the air out of the victim's lungs. Move backwards. Slide your hands downwards along the victim's arms and grasp his upper arm just above the elbows as shown. Continue to rock backwards. As you move back, gently raise and pull the victim's arms towards you until you feel tension in his shoulders. To complete the cycle, lower the victim's arms and move your hands up to the initial position. Repeat the cycle 12 to 15 times a minute. Lay the victim on his belly. Extend one arm forward. Bend the other arm at the elbow. Turn the face sideward, resting on the hand or forearm. Kneel astride the victim. See that his thighs are between your knees. Position your fingers as shown. Swing forward slowly with holding arms straight. Give pressure. See that the weight of your body gradually brought to bear upon the lower ribs of the victim. This will force the air out of the victim's lungs. Immediately swing backward, removing all pressure from victim's body. After 2 seconds, swing forward again. Repeat the cycle 12 to 15 times a minute. ओके, तो आई थिंक आप लोगों को सबको आप लोगों ने जो वीडियो देखी है उससे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि ये जो मैनुअल मेथड्स होते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं और इनकी फंक्शनिंग किस तरीके से होती है। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव मैकेनिकल मेथड्स। तो मैकेनिकल मेथड्स में क्या होता है कि कुछ आर्टिफिशियल जो मशीन्स वगैरह होती हैं उन मशीन्स को यूज़ करके हम आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन प्रोवाइड कराते हैं उन पेशेंट्स को जिनको ब्रीथिंग में या जो उनका रेस्पायरेशन है उनको रेस्पायर करने में प्रॉब्लम होती है। तो मैकेनिकल मेथड्स में कुछ मेथड्स आते हैं, चलिए हम एक-एक करके उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ड्रिंकर्स मेथड, देन ब्रैक्स पॉल मेथड, कंटीन्यूअस इनसफलेशन मेथड, टैंक रेस्पिरेटर एंड रिससाइटेटर मेथड। तो इनको हम एक-एक करके डीपली पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं, किस तरीके से इनकी फंक्शनिंग होती है। तो चलिए एक-एक करके इनको पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रिंकर्स मेथड की। आप सभी को अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। ये जो डायग्राम है वो ड्रिंकर्स मेथड जिसको हम बोलते हैं उसका
उसका डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि पेशेंट को एक आयरन की जो मशीन है उसके अंदर लिटाया हुआ है, जिसमें उसका हेड जो होता है उसको हम बाहर की तरफ निकाल कर रखते हैं। इसके साथ में एक मशीन देख सकते हैं आप अलग से, जो इसका मोटर है जिसको हम बोल सकते हैं, इसकी मशीन का जो मोटर है वो फिट रहता है। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि इसमें हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि पेशेंट को पहले तो इस आयरन की जो चैम्बर है इसके अंदर लिटाया जाता है, जिसमें इसका लंग्स का जो पोर्शन, इसका जो थोरैसिक पोर्शन होता है उसको हम क्या करते हैं मशीन के अंदर रखते हैं और उसके हेड को हम बाहर निकाल के रखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर रहता है चैम्बर में, तो वो क्या रहता है, वो कम रहता है। अंदर की तरफ क्या करेगा, कम रहेगा। तो उससे क्या होता है, जो लंग्स होते हैं कम प्रेशर की वजह से स्वेल अप करने लगते हैं। स्वेल अप का मतलब क्या है कि उसमें एयर फिल्ड होने लगती है, और फिर ये जो मशीन होती है जिसमें जो मोटर फिट है, ये क्या करती है, उस प्रेशर को ग्रेजुअली डिक्रीज़ करती है। ये जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का जो टाइम पीरियड है, ये अल्टरनेटिवली चलता रहता है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे लंग्स हैं वो वर्चुअली इस तरीके से दिखते हैं कि हाँ, इस तरीके से वर्क करते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में फिल होती है, एंड उसी के तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है बिल्कुल सेम कंडीशन में इसी तरीके से बाहर निकल जाती है हमारी बॉडी से। तो ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, ये इस तरीके से हमारा ड्रिंकर्स मेथड का प्रोसीजर रहता है। और इसमें हम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मतलब हम पेशेंट को एक तरीके से आर्टिफिशियल ब्रीथिंग कराते हैं। तो आई होप आपको ड्रिंकर्स मेथड समझ आया होगा कि ये किस तरीके से होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव ब्रैक्स बॉल मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें भी बिल्कुल सेम कंडीशन होती है कि बस क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो हमारे एक मशीन के बाहर लेटा होता है। उसमें क्या था, ड्रिंकर्स मेथड में हम मशीन के अंदर पेशेंट को लिटालते थे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा पेशेंट जो होता है आउटसाइड द मशीन होता है। बस क्या होता है, एक बैग जो होता है जिसको हम ब्रैक्स पॉल्स मेथड जिस तरीके से नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर बैग होता है, ये हमारे थोरैसिक रीजन पे लगा हुआ होता है और एक मशीन से अटैच रहता है। इसमें भी सेम बिल्कुल उसी तरीके से क्या होता है कि जो प्रेशर होता है हमारा ग्रेजुअली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता है, और जिसकी वज़ह से हमारे जो लंग्स में है वो एयर फिल होती है, और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर रिलीज़ होती है। तो ये अल्टरनेट इसी तरीके से ये चलता रहता है। और जो आर्टिफ़िशियल हमारा कहते हैं, आर्टिफ़िशियल जो रेस्पिरेशन है वो पेशेंट को इसी तरीके से दिया जाता है। तो आई होप आपको ये ब्रैक्स बॉल मेथड ईज़िली समझ आ गया होगा। टू द नेक्स्ट स्लाइड, इसमें क्या है, कंटीन्यूअस इनसफिशिएंट मेथड। तो इसको समझने के लिए एक डायग्राम हम देखते हैं। आप सभी को अपने इस जो स्क्रीन है उस पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसके माउथ में हम एक फ्लेक्सिबल ट्यूब को इंसर्ट कराते हैं, और इस ट्यूब के थ्रू जो होता है उसके लंग्स तक, उसके ट्रैकिया तक हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन को वहाँ तक पहुँचाते हैं, और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालते हैं। तो जो कंटीन्यूअस इनसफिशिएंट मेथड है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक फ्लेक्सिबल ट्यूब की हेल्प से एक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्रिएट करते हैं, पेशेंट को ब्रीथ कराते हैं। तो आई होप आपको डायग्राम देख के इजीली समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से ट्यूब को इंसर्ट कराया जाता है और किस तरीके से ये बाकी की प्रोसेस होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ टैंक रेस्पिरेटर, जो कि हमारा ड्रिंकर्स मेथड की तरह ही होता है बिल्कुल। इसमें भी आप देख रहे होंगे डायग्राम में कि जो पेशेंट है उसको एक टैंक के अंदर लिटाया जाता है, और उसका हेड जो होता है उसको बाहर की तरफ हम रखते हैं। बाकी की बॉडी उसकी टैंक के अंदर रहती है, और एक इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो फिट रहता है इस मशीन के साथ में, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है जो पेशेंट का डायफ्राम होता है उसमें क्या करना, जो टैंक के अंदर जो है वो एक प्रेशर को जो है जनरेट करता है, और ये प्रेशर क्या करता है, डायफ्राम को, पेशेंट के डायफ्राम को बैक एंड फोर्थ पोजीशन पे ले जाकर, यानी बैक एंड फोर्थ मोशन कराता है, और उसकी वजह से जो उसका लंग्स है उस लंग्स में एयर फिल होती है, और एयर जो होती है वो बाहर निकलती है। तो ये जो कंडीशंस होती हैं, या ये जो प्रोसेस चल रही होती है, ये हमारी प्रोसेस टैंक रेस्पिरेटर के थ्रू क्रिएट की जाती है। तो इस तरीके से जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर होता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन जो होता है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। नाउ लास्ट वन इज रेसोसाइटेटर। रेसोसाइटेटर मेथड जो होता है उसका डायग्राम आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या होता है, पेशेंट के फेस पे हम एक मास्क की तरह हम, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें, कि एक मास्क जो होता है ऑक्सीजन मास्क, उसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन फिल्ड रहता है और ऑक्सीजन को हम बाय द नोज़ एंड बाय द माउथ जो पेशेंट के लंग्स तक है वहाँ तक हम ट्रैकिया तक उसको पहुँचाते हैं। और ये एक तरीके का हमारा एक और मेथड जो है वो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल मेथड में आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग पेशेंट को हम प्रोवाइड कराते हैं। तो आई होप आपको ये ईज़िली समझ आ रहा होगा इसको देखने में। आपने कई हॉस्पिटल्स वगैरह में इसको देखा भी होगा, लोगों को, पेशेंट्स को यूज़ करते हुए, या जो ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह होते हैं वहाँ पर हम रेसोसाइटेटर मेथड यूज़ करते हैं। पेशेंट को ड्यूरिंग द एनेस्थीसिया ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराया जाता है इसके थ्रू। तो आई होप आपको ईज़िली ये चीज़ समझ आ रही होगी। ओके, आई होप कि आपको जो ये टॉपिक है आपका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, जितने भी मैंने डायग्राम्स आपको दिखाए हैं, आपको वीडियोस दिखाए हैं, वो सारे आपको समझ आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।